मेरे ख्याल है कि टाइम को देखते हुए कोशिश करेंगे कि हम एक हफ्ते में इसको वाइंड अप भी करें। महीन जो भी इसको देख रहे हैं टेक्निकली उनसे कहेंगे जब जो स्पीकर हो तो उसको स्पॉटलाइट कर दें, ताकि वो जरा उनको नुमाया देखा जा सके। तो स्पॉटलाइट कर तो सबको बहुत बहुत खुश आमदीद इस वेबिनार में। मैं हिना जिलानी और साकिब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने एक शॉर्ट नोटिस पर एग्री किया कि वो हमें सबको ब्रीफ करें इस जजमेंट के, इस पिटीशन के हवाले से, और फिर हम आगे डिस्कस करें कि हमारा फ्यूचर लाइन ऑफ एक्शन क्या हो सकता है, या हमें इस सारे इशू को कैसे और देखना चाहिए। इस लेकिन जैसे आप लोगों की आने से पहले मैंने सबसे कहा कि हम इसको सेलिब्रेट भी करें आज। एक बहुत बड़ा ही कामयाबी हमें हासिल हुई है बिकॉज ऑफ ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान, हिना, साकिब एंड द टीम। तो ये एक बड़ी अहम कामयाबी हमें मिली है, तो इसको सेलिब्रेट भी हम करें। लेकिन उसके साथ साथ यह है कि दो क्वेश्चन सामने हैं। एक तो यह कि जजमेंट को क्विकली हम समझें कि इस जजमेंट में क्या ऐसी बुनियादी बातें हैं जो हम सबको पता हों, और इसके जो इम्प्लीकेशंस हैं उसके बारे में भी कुछ हम बात कर सकें। मेरा ख्याल था कि साकिब जो कि इस टीम का हिस्सा थे, वो हमें क्विकली ब्रीफ कर देंगे पिटीशन और फिर इसकी जजमेंट के कुछ पॉइंट। फिर मैं हिना जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमें, क्योंकि ये स्ट्रगल आप सबको पता है, ये बहुत लंबी स्ट्रगल है और पिछले 30-35 साल से एनजीओज मुख्तलिफ अटेम्प्ट्स जो हुई हैं इस हवाले से कंट्रोल या रेगुलेट करने की, उसको हम देखते रहे हैं, काउंटर करते रहे हैं और आगे भी होंगी। तो इसके हवाले से मेरा ख्याल था कि हिना जरा हमें एक टोटलिटी में भी बताएं कि किस तरह से आगे इसको देखना है। फिर जो चैरिटी कमीशन के या चैरिटी लॉ के ऊपर हमारी पिटीशन है उसके ऊपर भी कुछ अपडेट हम चाहेंगे कि हिना हमें दें, और फ्यूचर लाइन ऑफ एक्शन पर। ये चंद बुनियादी बातें हैं, इसको हम इंटरेक्टिव रखेंगे इस सेशन को। जब दोनों दोस्त साकिब बात कर लें और हिना कर लें, उसके बाद फिर ये क्वेश्चन आंसर पर हम जाएंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो दोस्त जिनके क्वेश्चंस हैं वो चैट बॉक्स में लिखते जाएं। हम चैट बॉक्स में से क्वेश्चन निकालेंगे और फिर हम अपने स्पीकर से कहेंगे कि उसका जवाब दें। चैट बॉक्स में आप अपने सवाल भी लिख सकते हैं और फिर कुछ से हम इंटरेक्टिवली बात भी करवाएंगे। इस मुख्तसर से उसके बाद मैं एचआरसीपी का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसने सारी टेक्निकल सपोर्ट दी और इस पिटीशन में सारा उन्होंने हमारी मदद की। सबसे पहले मैं साकिब से रिक्वेस्ट करूंगा कि साकिब आप क्विकली हमें इस पिटीशन और इसकी जजमेंट के जो बुनियादी पॉइंट्स हैं वो हमें बताएं और हमें समझाएं कि इसकी इम्प्लीकेशंस क्या होंगी। जी साकिब। जी शुक्रिया इरफान साहब, थैंक यू वेरी मच। देखें जी, जो पटिशन हमने फाइल की थी बेसिकली उसमें हमारा मैडम हिना और हमारा जो मेन जो कंटेंशन थी वो ये थी कि जो पॉलिसी है 2002 की, और जिस तरह 2013 में भी ये लेके आए थे, जो सेटिसाइड कर दी थी सिंध हाई कोर्ट ने, इसमें जो फंडामेंटल इशू है वो ये है कि इट इज़ नॉट बैक्ड अप बाय एनी प्रोविजन ऑफ लॉ। जो एग्जीक्यूटिव है या कैबिनेट जो है, हुकूमत के पास कोई इख्तियार नहीं है कि वो जो सोसाइटीज़ हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट एंटिटीज़ हैं, उनको वो बाय एग्जीक्यूटिव पॉलिसी एक्शन वो जो है उनको रेगुलेट कर सके या उनकी एक्टिविटीज़ के अंदर इंट्रूसिव जो है वो रिस्ट्रिक्शंस लगा सके। सो दिस वाज आवर मेन कंटेंशन। और दूसरा जो हमारा फंडामेंटल जो हमने पॉइंट रेज किया था वो ये था कि जो पॉलिसी की जो रिक्वायरमेंट्स हैं और जो कंडीशनैलिटीज़ हैं फॉर साइनिंग ऑफ द MOU, द रिक्वायरमेंट ऑफ द रजिस्ट्रेशन इटसेल्फ, दैट इज़ कॉन्ट्री टू आर्टिकल 17 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा फंडामेंटल राइट है, राइट टू एसोसिएशन। और ये दो हमारे पॉइंट्स थे, और इसके बेसिस पे इस साल के शुरू में ये पिटिशन फाइल हुई। दिस वाज फिक्स्ड बिफोर अ नंबर ऑफ जजेस एंड फाइनली इट वाज फिक्स्ड बिफोर जस्टिस आसिम हफीज़, और उन्होंने जो है ये फैसला रिजर्व जून में कर दिया था, एंड ही अनाउंस्ड इट इन द फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर। तो मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी विक्ट्री है। मैरी स्टोप्स केस के बाद जो सिविल सोसाइटी की जो स्पेस जिस तरह श्रिंक हो रही थी, तो ये एक सिग्निफिकेंट जिसे कहते हैं अचीवमेंट है
हाई कोर्ट के हवाले से कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने जो है इसको सेट असाइड किया है, और उन्होंने मैसेज भी हुकूमत को दिया है कि ये सिविल सोसाइटी को वो इस तरह ट्रीट नहीं कर सकते। थैंक यू साकिब। इसमें खासतौर पर जैसे आप बता रहे थे कि जो कोर्ट ने दो बातें बड़ी और अहम कही हैं। एक तो ये कि जो सोसाइटी लॉ के तहत या रजिस्टर्ड हैं, तो वो जबकि लॉ खुद कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाता कि वो फंड रिसीव कर सकें, तो कोई भी ऐसी पॉलिसी जो कि उस लॉ के परव्यू से बाहर होगी और उसको उसकी प्रोविजन को रिस्ट्रिक्ट करेगी, वो अलाउड नहीं है। तो जी एक तो ये बिल्कुल। उन्होंने कहा जी उस लॉ के तहत या तो आप देखें, और दूसरा उन्होंने कहा जी इन्होंने इसको ये किया कि इसको सिक्योरिटी एजेंसीज के हवाले कर दिया बजाय इसके कि ईएडी इसको देखता। तो काफी जी चीजों पर लगता यह है कि अदालत ने सख्त मौकफ लिया है। आपका इसके जी बारे में क्या ख्याल है, जो मौकफ अदालत का है इसमें? जी बिल्कुल इरफान साहब, इसमें जो सिक्योरिटी एजेंसीज की इन्वॉल्वमेंट के बारे में जो जज साहब हैं उन्होंने काफ़ी डिटेल में लिखा है कि ऑन व्हाट बेसिस they can basically be the custodians of और दी गार्डियंस के, वो किस तरह अलाउ कर, यानी कि रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं एनजीओज को कि जी ये इतनी फंडिंग ले सकते हैं, ये इन मैटर्स के अंदर ये जा सकते हैं और इन मैटर्स के अंदर नहीं जा सकते। तो इस चीज़ के ऊपर उन्होंने ये सवाल उठाया। और सबसे बड़ी जो चीज़ आई थिंक वो एग्जेक्टिव डिस्क्रेशन और उनकी जो ओवर रीच है उसके ऊपर भी उन्होंने बड़ा डिटेल के अंदर ये कहा है कि ये अंडर द रूल्स ऑफ बिजनेस अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन दे हैव एब्सोल्युटली नो राइट टू लेजिस्लेट। और बुनियादी जो हमारा एक ये पॉइंट भी था कि जी अगर ये इफ दे फील कि कोई मिसचिफ है या कोई रॉन्ग डूइंग हो रही है, तो दे हैव टू चूज द प्रॉपर कोर्स ऑफ एक्शन। इनको पार्लियामेंट दोबारा जाना पड़ेगा। ये इस तरह नहीं कर सकते कि जिस कानून जो फॉर एग्जांपल हम एचआरसीपी है वो सोसाइटीज एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है। तो सोसाइटीज एक्ट के अंदर जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो सोसाइटीज रजिस्ट्रार या जो लॉ हमें वो ले डाउन करता है कि जी हमने एनुअल अकाउंट सबमिट करने हैं, अपने ऑफिसर्स की डिटेल्स देनी है। सो अगर हम ये सारी चीज़ें जो लॉ में लिखी हुई हैं इनको कंप्लाई विद कर रहे हैं, तो एग्जीक्यूटिव जो है या हुकूमत जो है वो खुद से कोई पॉलिसी के ज़रिए इन रिक्वायरमेंट्स को इन्हेंस नहीं कर सकता, या ये नहीं कह सकता कि नहीं जी ये रजिस्ट्रेशन तो ठीक है आपकी हो गई है सोसाइटीज़ एक्ट के तहत, बट इसको आपको फर्दर काम करने के लिए आपको एक सरकारी जो फेडरल इदारा है ईएडी उससे भी आपको रजिस्टर होना है। तो उसको हाई कोर्ट ने जो है वो सेट असाइड कर दिया। थैंक यू साकिब। एक सिर्फ सवाल का जवाब अगर और दे दें कि जी इसकी जी। इम्प्लीकेशंस क्या हैं इस जजमेंट के बाद। जो एनजीओ हमारे दोस्त सुन रहे हैं, क्या अभी भी कोई इदारा या कोई बैंक ये कह सकता है कि जब पहले आप एमओयू लेकर आए तभी हम आपके साथ आपके फंड प्रोसेस करेंगे, या किसी और तरह की रिस्ट्रिक्शन? तो क्या ये जजमेंट अलाउ करती है कि हम अब इस तमाम रिस्ट्रिक्शन के बगैर काम कर सकें? एब्सोल्युटली जी, क्योंकि जो पॉलिसी की एग्जिस्टेंस ही ख़त्म हो गई है, पॉलिसी को उन्होंने नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया है। तो स्टेट बैंक या कोई भी जो कोई भी बैंक है किसी भी एनजीओ का, वो ये नहीं कह सकता कि जी आप अब ईएडी से जो है एमओयू आप साइन करें। और बल्कि मैं आपको बड़ा एक इंटरेस्टिंग मैं इसमें बताऊं कि जब हम ये पिटिशन इनिशियली लेके गए थे एचआरसीपी की, तो हमने इंजंक्शन सीक किया कि जी हमें जो बैंक्स हैं वो तंग कर रहे हैं, और बैंक्स ये क्लेम कर रहे हैं कि जी स्टेट बैंक की तरफ से हमें इंस्ट्रक्शंस हैं कि सिर्फ उन उन एनजीओस को जो है आप फॉरेन रिमिटेंस या उनके बैंक्स जो हैं वो अकाउंट्स को आप ऑपरेट करने दें हु हैव एन एमओयू विद द ईएडी, या उन्होंने एटलीस्ट वो प्रोसेस के अंदर अप्लाई कर दिया है। तो स्टेट बैंक को भी हमने रिस्पोंडेंट बनाया हुआ था, एंड इंटरेस्टिंगली स्टेट बैंक ने अपना रिटन जवाब दिया है कि उन्होंने बैंक्स को कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं दी कि आप जो है वो ये उन एनजीओज जिन्होंने ये ईएडी के साथ रजिस्टर्ड है या जिन्होंने एटलीस्ट अप्लाई किया हुआ है, सिर्फ उन्हीं के को आप जो है अलाउ करें कि वो बैंकिंग फैसिलिटीज को यूज कर सके। तो उन्होंने कैटेगोरिकली ये चीज़ वहाँ पे मेंशन कर दी, विच वाज सरप्राइजिंग फॉर अस आल्सो, कि फिर किस बेसिस पे ये बैंक जो है ये शायद हुकूमत डायरेक्टली बैंक्स को या एफआईए या कोई और इदारे जो हैं बैंक्स को इस तरह थ्रेटन कर रहे हैं जो रेगुलेटर ही नहीं है बैंक्स के।
थैंक यू साकिब। अब मैं हिना आपकी तरफ आता हूँ। ये जंग आज से नहीं, आपको आप बहैसियत ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरपर्सन भी रहे, और बहुत सालों से आप इस तरह के जो केसेस हैं उनको देख रही हैं, लड़ रही हैं, और इन असूलों को आपने जिस तरह से अपहोल्ड करवाया है। मैं ये जानना चाहूंगा कि आप सर, ये हमने बताया कि एक तो इस पिटीशन की जो कॉन्टेक्स्ट था उसको जरा थोड़ा सा कुछ एक्सप्लेन कर दें, और दूसरा जो पिछली पॉलिसी और इस पॉलिसी के दरमियान जो सिमिलैरिटी या डिफरेंसेस थे, उसके बाद अब जब हम इसे निकले हैं तो अब क्या सूरत हाल बन रही है। और फिर चैरिटी लॉ के ऊपर भी आपने पिटीशन की हुई है पंजाब में। तो इन सारे के अंदर हमें बताएं कि इस जजमेंट की सिग्निफिकेंस क्या है, और आगे का कोर्स ऑफ एक्शन आप क्या सजेस्ट करती हैं जी, है ना। देखिए जी, सबसे पहले तो मैं साकिब का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, कोलैबोरेटेड विद मी ऑन दिस केस, और वो जो हमने कमीशन चैरिटी कमीशन के खिलाफ किया हुआ। मैं देखिए, मुझे बहुत देर से ये बहुत एक फिक्र थी कि मेरे और आसमा के ना होने से HRCP को या दूसरी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस को ऐसा एडवाइस या वो ना मिल सके, असिस्टेंस लीगल। और मुझे बड़ी अब तसल्ली है कि साकिब यहाँ मौजूद हैं, और हमारे लिए ये एक बहुत बड़ा एक सपोर्ट है, और स्पेशली मेरे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट है। और मैं ये भी कहती चलूँ कि इस केस में, ये डी वाली में, ज़्यादातर पेशियाँ जो हैं वो साकिब ने ही निभाई हैं, क्योंकि मैं तो इस मुल्क में नहीं थी। दायर किया और एक दो मेरे ख्याल में मैंने अटेंड किया, मैंने मेंटेनेबिलिटी वगैरह करवा ली थी इसकी। बट आई थिंक एक वक्त पे साकिब बड़े परेशान थे कि ये जज पता नहीं किस तरफ जा रहा है, और साकिब के असिस्टेंट एक दिन बड़े परेशान आए कि ये बड़ा मुश्किल इसने कर दी हुई है। और ये भी याद रखें कि इस केस में हमें स्टे नहीं मिला था जो हमने मांगा था, इंटरिम। मगर आई एम सो हैप्पी कि इवेंचुअली इस जज के जहन में कुछ अकल आ गई, और इसने ये पॉलिसी जो है इसको इनवैलिड करार दिया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया। मेन पॉइंट, जैसे कि साकिब ने कहा, यही था कि देखिए, जो पॉलिसी है इट हैज़ टू बी बैक्ड बाय लॉ। हालांकि आर्टिकल 18 को जो जिसको इस्तेमाल किया है जज साहब ने, मुझे उस पर एतराज़ है। हमारा केस बेस था आर्टिकल 17 पे, जो फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन के हवाले से कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। और जो हम बात करते हैं कि मेन स्टे हमारा जो था आर्गुमेंट्स का, वो ये था कि दिस इज नॉट बैक्ड बाय पॉलिसी। तो जो आर्टिकल 17 है वो बड़ा क्लियर है, और वो ये कहता है कि एवरी सिटीजन शैल हैव द राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियंस सब्जेक्ट टू एनी रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय लॉ, नॉट बाय पॉलिसी। आर्टिकल 18 ये नहीं कहता। तो अगर जज साहब ने 17 पर इसको बेस किया होता तो मैं इसको ज़्यादा मजबूत जजमेंट समझती। बहरहाल, इस वक्त उन्होंने आर्टिकल 18 को इस्तेमाल किया है, ये कहते हुए कि हर शख्स को ये हक है कि वो किसी लॉफुल प्रोफेशन या ऑक्यूपेशन में अपने आप को इंडल्ज करे। लेकिन आर्टिकल 18 में लाइसेंसिंग सिस्टम का भी है, जिसका उन्होंने जवाब तो दिया है, मगर द पॉइंट इज, अगर वो फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन को इस्तेमाल करते तो हमारे लिए इन द फ्यूचर अपने इस राइट टू एसोसिएट को और उसके अंदर क्या प्रिंसिपल्स हैं और क्या स्टैंडर्ड्स हैं जो मेंटेन करना है, और जिसको जो इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स है जो पाकिस्तान ने साइन की हुई है, वो ज़्यादा आसान हो जाता है, और वो ज़्यादा जूरिस्प्रूडेंस को उस राइट के ऊपर फोकस करता। लेकिन उन्होंने 17 तो मेंशन ही नहीं किया, उन्होंने सारा 18 पे बेस किया है और उसकी दी है। और मुझे ये लगता है कि एट सम पॉइंट द गवर्नमेंट विल कम बैक इन देयर अपील टू चैलेंज दैट पर्टिकुलर एस्पेक्ट, और वहाँ पर हमें फिर ये इंसिस्ट करना पड़ेगा अपनी रिट पिटीशन के हवाले से जो हमने फाइल की थी, कि हम तो आर्टिकल 17 की बात कर रहे हैं, और हम तो ये कह रहे हैं कि any restrictions have to be imposed by law, even the restriction to re-register with the EAD. ये restriction है, क्योंकि हम already registered हैं with some or the other organization. एक तो ये बात मैंने कहनी थी। दूसरा, मैं आपको ये बताती चलूँ कि ये तो
जज साहब ने इसको, ये हमारा जो मेन स्टे था आर्ग्यूमेंट का, इट्स नॉट बैक्ड बाय लॉ, ये तो उन्होंने दे दिया है फैसला, लेकिन द गवर्नमेंट में कम अप विद द लॉ which will probably be very similar to the policy. तो उसके लिए हमें तैयार होना चाहिए, हमारी आर्ग्यूमेंट्स उसके लिए प्रिपेयर्ड हैं, और मैं और साकिब फिर इकट्ठे होंगे, और हम इंशाल्लाह अगर कभी लॉ ऐसा आया तो हम उसको भी चैलेंज करने को तैयार हैं, एंड वी आर प्रीटी वेल प्रिपेयर्ड ऑन दैट एज वेल। अब मैं आपको एक और बात बताऊं कि ये जो बात इन्होंने की है कि ईएडी के केस में जो फाइल किया था रिप्लाई स्टेट बैंक ने, वो हमारे बड़े काम आएगा in the light of the whole section of the judgment कि ये सिक्योरिटी एजेंसीज का क्या काम है। अगर स्टेट बैंक ने नहीं दी कोई इंस्ट्रक्शन तो इट इज ऑब्वियस कि या मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर दे रही है ये इंस्ट्रक्शन, या उनके भी बगैर इजाजत के FIA या कोई एजेंसी दे रही है ये इंस्ट्रक्शंस। तो मेरा ख्याल है इन द फ्यूचर वी कैन यूज दैट पोजीशन टेकन बाय द स्टेट बैंक। अब एक और बात मैं आपको बताऊं कि आप सब जो पिटिशनर थे या नहीं थे, ये उनके लिए सबको अप्लाई करता है, ये रिलीफ सिर्फ पिटिशनर्स को नहीं मिली, आपको सबको ये ऑर्डर जो है, जजमेंट जो है, ये अपने पास रखनी चाहिए, और अगर आपको ज़रूरत पड़े और आपके बैंक्स जो हैं वो आपके अकाउंट्स के हवाले से, आपकी इंटरनेशनल ग्रांट्स के हवाले से कोई इम्पेडिमेंट डालते हैं तो वो आप इनको दिखा दें। मेरी तो ये राय होगी कि ऑलरेडी दे दें अपने बैंक्स को कि जी ये पॉलिसी थी और ये हो गई ख़राब, वो ख़त्म, अब हमारी जो इंटरनेशनल आती हैं ग्रांट्स, उनको आप नहीं रोक सकते। सो ये एक तो ये, मगर हमें इस बात पर भी तैयार होना चाहिए कि इस फैसले को भी इंटर कोर्ट अपील में जाया जा सकता है, और हम उसके लिए तैयार होंगे, और हम उसको, मेरा ख्याल है साकिब अग्री करेंगे दैट वी विल बोथ फाइट इट आउट अगेन। मुझे ये भी याद है कि जब HRCP के अंदर ये EAD पॉलिसी के हवाले से बातचीत हो रही थी, तो बहुत से हमारे साथी जो इस वक्त काउंसिल में, जो ज़्यादा नहीं समझते इस बात को, और उनकी मेरा ख्याल है विजन भी इतनी शायद नहीं है कि ये कितना नुकसानदेह हो सकता था अगर हम पॉलिसी या MOU के लिए अप्लाई कर देते। आई वाज द वन हु सेड टू देम कि हम काम ख़त्म कर देंगे मगर हम इस MOU को साइन नहीं करेंगे, एंड वी हैव टू चैलेंज इट। और मेरा ख्याल है इरफान और दूसरे साथी ये बात जानते ही हैं, मैंने बार बार कही है चैरिटी कमीशन के हवाले से भी कि हम काम ख़त्म करने को तैयार हैं, हम कर देंगे अगर हमें ज़रूरत पड़ी, विच विल बी अ वेरी सैड थिंग फॉर अस एंड फॉर द कंट्री। मगर इनकी इन तमाशों के आगे सरेंडर करना, ये पूरी सिविल सोसाइटी के गले में फंदा डालना है, और मैं तो कम से कम ऐसे किसी फंदे को पुल करने की कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकती। तो अगर बाकी साथी करते भी हैं MOU के लिए अप्लाई, और बहुत से साथियों ने किया, हम नहीं कर सकते, क्योंकि ये सिर्फ हमारा मामला नहीं है, ये पूरे सिविल सोसाइटी को स्टाइफल करने का मामला है। सो ये इतना अहम है कि आप लोग इस चीज़ को समझें कि कोर्ट्स अगर नहीं, और मैंने साकिब ने एक दफ़ा मुझे फ़ोन करके कहा भी और अपनी परेशानी का इजहार भी किया कि शायद हम ये केस लूज ना कर जाएं, तो मैंने साकिब को यही कहा, डोंट वरी, वी विल गो राइट अप टू द सुप्रीम कोर्ट इफ वी हैव टू। सो हमें ये बात सोच लेनी चाहिए, और गवर्नमेंट को इस बात पर बावर करा देना चाहिए अपनी रेजिस्टेंस के हवाले से कि हम रेजिस्ट करेंगे टू द लास्ट रिजॉर्ट दैट वी हैव, और हम इसको मानने को तैयार नहीं हैं, ताकि वो अभी समझ जाएं कि सिविल सोसाइटी रिएक्ट करेगी और खामोशी से इनके ये रिप्रेसिव मेजर्स नहीं बर्दाश्त करेगी। मैं ये भी समझती हूँ कि ये जो NGO और NPO सेक्टर है, इसको रिफॉर्म करने का और रिव्यू करने का टाइम आ गया है। ऑलरेडी मल्टीपल लेजिस्लेशंस हैं जिनके जो हमारे लिए एक मुश्किल पैदा कर देती हैं और हमारे लिए कंफ्यूजन पैदा करती हैं कि हम क्या करें। मैं आपको दस्तक का एग्जांपल देती हूँ कि ये जो ट्रस्ट एक्ट इन्होंने ख़त्म किया 2020 में, पुराना, हम तो ट्रस्ट रजिस्टर्ड है,
इतनी हमें मुसीबत पड़ी कि हमें अब समझ नहीं आ रहा था कि क्या हम एग्जिस्ट करते हैं लीगली और नहीं करते, और अगर हम एग्जिस्ट नहीं करते तो हमें किस तरीके से अपना स्टेटस रिवाइव करना है। इट वाज सच अ बिग इशू, और इतनी कंफ्यूजन थी कि कोई गवर्नमेंट जो ऑफिशियल है कंसर्न्ड, वो हमें कोई एडवाइस नहीं दे पा रहा था कि क्या करें। So these are some of the things we have to tackle, and we have to tackle them very intelligently with a great deal of resilience and resistance, and we have to show this government, क्योंकि आप ये याद करें कि ये यही गवर्नमेंट थी जिसने 2020 में भी चैरिटीज एक्ट डाला, पॉलिसीज भी सारी जो थी 2013 की भी और प्रेजेंट की भी, वो ये सारी इस हुकूमत ने की है, जिसका मतलब ये है कि इनके पीछे जो इनके मास्टर्स हैं वो एनजीओस को स्टाइफल करने के पूरे हक में हैं, और वो दे विल गो ऑल द वे, और कोई भी गवर्नमेंट आएगी वो इससे कराएंगे ये काम। तो हमारी लड़ाई बड़े पावरफुल लोगों के साथ है, सिर्फ हुकूमत के साथ नहीं है। सो ये चीज़ें मैं कहना चाह रही थी, और मेरा ख्याल है कि इस के कॉन्सिक्वेंसेस काफ़ी हद तक तो साकिब ने क्लियर कर दिए हैं, लेकिन ये दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ द फाइट, because they will probably bring a law. We will have to challenge that law, and in the meantime we have to also think about how the government reacts to this judgment. They will probably file an ICA, and then either if they lose, that's fine. If they win, then we have to go to the Supreme Court. और हमें अपना राइट टू फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन असर्ट करने की अब जरूरत है कलेक्टिवली। हाँ, एक और बात बता दूं, ये बैंकों वाला जो किस्सा है ना, अभी रिसेंटली ये जो चैरिटी कमीशन है, इसको मैंने एक और एनजीओ की तरफ से चैलेंज किया है, जिसके बैंक ने उनसे ये कहा कि अगर आप फलां तारीख तक चैरिटी कमीशन की सर्टिफिकेशन नहीं लाएंगे तो हम आपके अकाउंट्स फ्रीज कर देंगे। उसमें भी मुझे स्टे मिल गया है। तो ये जो बैंकों वाला मामला है ना, ये बैंकों को कोई पीछे से इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं। बहुत शुक्रिया। मैं जो क्वेश्चन चैट बॉक्स में देख रहा हूँ उसमें ज्यादातर क्वेश्चंस के आंसर्स तो साकिब ने और हिना ने दे दिए हैं कि स्टेट बैंक की खासतौर पर किसी ने बात की, उसका जवाब साकिब ने दिया, बल्कि डॉक्यूमेंट भी शेयर किया जो ऑब्जर्वेशन कोर्ट की तरफ से आई है। इसी तरह रिन्यूअल के इश्यूज हैं या, लेकिन सर एक अहम सवाल फरीदा ने किया है कि हम अपनी इस पोजीशन को, या ये जो आई है जजमेंट उसके बाद जो हमारे, उसको कैसे हम पब्लिक करें? क्या हमको प्रेस कॉन्फ्रेंस करें या हम इसको और ज्यादा बड़े पैमाने पर इसको पब्लिक में लेकर जाएं, ताकि हमारी पोजीशन कुछ ज्यादा वाज़ेह हो और जो सक्सेस हमें मिली है प्रिंसिपल ग्राउंड पर वो हम पब्लिक के सामने लेकर जाएं। सो इसके बारे में भी अगर है ना आपकी कोई सजेशन है कि इसको किस तरह से पॉपुलराइज किया जाए। देखिए, मैं अभी बहुत जल्दी में नहीं हूँ इसको पॉपुलराइज करने की, क्योंकि जो आपके मुखालिफ एलिमेंट्स हैं वो उनको ये सुझाना इस वक्त ज़रूरी नहीं है कि वो जल्दी से और इन अर्जेंसी अपने उन फ्लॉज को करेक्ट करने जिनकी वजह से ये जजमेंट आई है। सो एक तो ये बात है। दूसरी तरफ ये ज़रूर है कि हमारी तरफ से एक रेजिस्टेंस का मुजाहरा होना चाहिए। तो मैं ये समझती हूँ कुछ देर ठहर जाएं और उनका वेट करें कि ये क्या कर रहे हैं। अगर तो ये आईसीए फाइल करते हैं तो फिर तो हमें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना कोई हर्ज नहीं है इस जजमेंट के ऊपर। ठीक। और प्रेस कॉन्फ्रेंस उस वक्त साकिब और मैं सोच लेंगे कि वेदर वंस द केस इज अगेन सब जुडिस तो हमें उस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए या नहीं, मगर मैं समझती हूँ अभी उनकी तवज्जो इस तरफ ना दिलवाएं, इसलिए क्योंकि ये फिर कुछ ना कुछ हरकत ऐसी करेंगे कि हमारे लिए ये जो विक्ट्री है ये बहुत शॉर्ट लिव ना हो जाए। आई एग्री मैडम, आई एग्री विद दिस। ठीक, ठीक है। अच्छा, चंद क्वेश्चंस है ना और साकिब आपके लिए जो महीन समराइज कर रही हैं कि एक तो इम्प्लीकेशन फॉर ईएडी प्रोसेस क्या है, कि जिनकी फाइल हुई हुई है एप्लीकेशन वो अब इसको भूल जाएं, इंतजार करें,
दूसरा ये है कि क्या ये जो जिन लॉज के तहत एनजीओ रजिस्टर्ड हैं, कोई सोशल वेलफेयर में है, कोई सोसाइटी में है, कोई ट्रस्ट में है, उसकी उनके ऊपर क्या इम्प्लीकेशन इसकी होंगी। क्योंकि आपको याद है ना कि इन्होंने रिन्यूअल रोक दी थी सोसाइटी एक्ट के तहत। वो कहते थे आपकी जो एनुअल रिन्यूअल होती है रजिस्ट्रेशन की, वो नहीं मिलेगी जब तक आप ईएडी का एमओयू नहीं लाते। और इसी तरह किसी एक सवाल ये भी है कि जो चैरिटी कमीशन के तहत जो अभी तक जो हमारी पिटिशंस हैं, हो चूंकि अभी तक उसका जजमेंट नहीं आया, तो उसके हवाले से उसके बारे में हमारी क्या हिकमत अमली होगी? क्या हम उसके ऊपर ज्यादा प्रेशर डालें ताकि वो भी फैसला सामने आ जाए और बेहतर हालात और बन जाए? जी, ये 2-3 सवाल है मेरे ख्याल में। पहले है ना, आप देख लें कि कौन से आप किन सवालों को आप एड्रेस करना चाहेंगे। देखिए, जिन्होंने एप्लीकेशंस वो एमओयू की या तो रिन्यूअल की या एमओयू अप्लाई करने के लिए दिया हुआ है, उनके लिए तो सबसे बेहतर इस वक्त सूरत हाल ये होगी कि वो बिल्कुल इसको इग्नोर कर दें, क्योंकि जाहिर है कि ईएडी को भी पता चल गया होगा कि ये जजमेंट आ गई है। और आई डोंट थिंक दैट दे रियली नीड टू डू मच इन दिस। हाँ, अलबत्ता अगर आपका कोई डोनर ईएडी सर्टिफिकेशन या एमओयू मांगे तो ये फैसला आप उनको दे सकते हैं। डोनर कम्युनिटी में बाय वर्ड ऑफ माउथ आप जरूर इस बात की तशहीर करें कि ये ईएडी पॉलिसी स्ट्राइक डाउन हो गई है, ताकि डोनर्स के अंदर किसी किस्म की इंफॉर्मेशन की कमी की वजह से वो उनकी जो डिसीजंस हैं ग्रांट मेकिंग की वो अफेक्ट ना हो। तो ये बाय वर्ड ऑफ माउथ करें। ये मेरे ख्याल है अभी इस पे कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस या उसकी ज़रूरत ना करें। हम करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस, मगर थोड़ी देर हम इंतज़ार करेंगे टू सी कि गवर्नमेंट का रिएक्शन क्या है टू दिस जजमेंट। बाकी जो एनजीओ चैरिटी कमीशन है उसके साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है, वो हमें अलग से लड़ना है। अलबत्ता आर्ग्यूमेंट्स हमारी मोर और लेस सिमिलर होंगी ऑन फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, और यह फैसला इस हद तक हमें हमारे लिए मददगार साबित होगा, क्योंकि इसके कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जो अट्रैक्ट करेंगे जब जज साहब ये चैरिटी कमीशन वाला केस सुनने लगेंगे। अभी वो हम इसके लिए अर्ली हियरिंग के लिए मेरे ख्याल में साकिब विल अग्री नहीं अप्लाई करना चाहते, क्योंकि हमें वही बेंच चाहिए जिसके आगे ये केस चल रहा है। ये बहाना वो ना बना दें कि वो बेंच अवेलेबल नहीं है और कहीं और लगा दें। ठीक। अच्छा साकिब, अगर आप कुछ ऐड करना चाहें फिर मैं कुछ सवाल और लेता हूँ। जी, आई थिंक नहीं, मैडम ने एक्सप्लेन हो कर गया। दिया। अच्छा, अब मैं चाहूंगा कि जिन दोस्तों ने डायरेक्ट को क्वेश्चन करने, मुख्तसर क्वेश्चन रखें, हाथ रेज करें ताकि मैं उनको वन बाय वन उनको मौका दूं। सबसे पहले मुबारक अली सरवर साहब का हाथ है। अगर कोई और दोस्त भी सवाल करना चाहता है हमारे पैनल से तो जरूर प्लीज आप हैंड रेज कर सकते हैं। जी मुबारक साहब, आप ऑन कर लें, अपने आप को अनम्यूट करें और सवाल करें। जी जी, थैंक यू इरफान साहब, बहुत शुक्रिया। मैडम ने काफ़ी तफसील के साथ जो है वो उसकी वजाहत भी कर दी। मैं सिर्फ ये बताना चाहूँगा कि हमारा जो रिन्यूअल का जो प्रोसेस था, रिन्यूअल से मुराद ये कि एडिशनल जब प्रोजेक्ट है, आल्दो कि हमारा इस वक्त वैलिड एमओयू है, लेकिन कुछ हमने एडिशनल प्रोजेक्ट्स के लिए एमओयू हमने अप्लाई किया हुआ था। तो जब हमने उनको ईएडी को रीच किया है तो दे हैव कंप्लीट इंफॉर्मेशन, और उन्होंने 6 सितंबर ऑनवर्ड जो है वो जितना भी था उसको होल्ड कर दिया। उन्होंने कहा जी कि हमें जो गवर्नमेंट की तरफ से इंस्ट्रक्शंस आएंगी हम उसको फॉलो करेंगे, उसके बाद हम इसके ऊपर जो है वो प्रोसेस करेंगे। दूसरी जो बात जो बैंक्स वाली है, ये बैंक वाली खासी क्रिटिकल है, और हमारे कुछ दोस्तों को इसके अंदर जो है वो बहुत सवेर चैलेंजेस को फेस करना पड़ रहा है। तो इसके अंदर जो बैंक्स ने अगर ये कहा है और अगर वो जजमेंट का हिस्सा भी है तो मेरे ख्याल में शायद वो जो चीज़ है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी। तीसरा जो एक मुख्तसरन वो ये है कि डोनर की तरफ से रिक्वायरमेंट है, लेकिन हमें बिल्कुल डोनर कम्युनिटी को, जैसे अभी मैडम ने भी बात की, तो हमने मतलब आगाही के भी जितने भी हमारे साथ पार्टनर हैं या डोनर हैं, हमने उनको कम्युनिकेट कर भी दिया है और उनके साथ ये जजमेंट शेयर भी कर दिया है। लेकिन स्टिल इसको ब्रॉडर लेवल पे जो है वो इसको जो है वो शेयर करने की और डिस्कस करने की जरूरत है। थैंक यू जी। 2-3 और सवाल मैं ले लूँ है ना, और दीप आप कर लें सवाल और फिर स्नोबर सवाल। जी दीप। मेरा एक मिनट, दीप को बात करने दें, फिर स्नोबर साहब आपसे मिलते हैं। जी हाँ, इरफान सवाल से ज्यादा बस मैं वो सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड है, क्योंकि मैंने कभी ईएडी के साथ कभी अप्लाई नहीं किया। रिसेंटली मुझे बैंक की तरफ से एक खत मिला है कि आप वो एमओयू लेके आए,
अपने अकाउंट को मैनेज करने के लिए। तो मैं साकिब और हिना आपकी बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ कि मुझे, क्योंकि जब मैंने ई डे का पोर्टल खोला तो पता चला कि वो 14 एप्लीकेशंस की फाइल, और वो सारा बड़ा टीडियस काम है, और वहां पे एक्सप्लाइटेशन भी हो रही है। कुछ मैं दोस्तों को जानती हूँ जिन्होंने बहुत ज्यादा पैसे दिए हैं एमओयू वो लेने के लिए। ई डी के अंदर जो लोग हैं, किसी ने 10 लाख, किसी ने 15 लाख रुपए दिए हैं। तो जब हमारे पास उस तरह के रिसोर्सेज भी नहीं, तो मैं बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ। मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ी साई ऑफ रिलीफ और बहुत बड़ी अचीवमेंट है। थैंक यू साकिब एंड थैंक यू हिना, सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू। थैंक यू दीप जी। सनोबर साहिबा, आपका सवाल। अस्सलाम वालेकुम। मैं स्नोबरा से बात कर रही हूँ, यहाँ से, जो कि पंजाब का आखिरी जिला है। ये वुमेन लेड ऑर्गेनाइजेशन है और हमारा जो काम है वो सिर्फ खवातीन के ऊपर और ऑर्फन किड्स के ऊपर है। और हमारे फंड्स भी लोकल है। हमने कोई प्रोजेक्ट लिया 2014 से रजिस्टर्ड है और चैरिटी कमीशन से भी रजिस्टर्ड, और उसका रिन्यूअल भी हो गया। लेकिन इसके बावजूद बैंक वाले जो है, इस दफा उन्होंने मेरा मार्च में अकाउंट हो किया, भी दें, ये भी दें, ये भी दें। अब तक उसमें लोकल फंडिंग है, कहीं से फंडिंग ही नहीं थी। फिर हमने वो पूरा जो है, ये पंजाब बैंक में हमारा अकाउंट है, हमने सारी चीजें उन्हें प्रोवाइड की। तो उसके बावजूद भी उनका लास्ट जो वर्ड था वो ये था कि इसके अलावा बैंक और भी कुछ अपनी एज पर रिक्वायरमेंट हमें डिमांड कर सकता है। अब मेरा ये आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने माशाल्लाह से, मुबारक को, पहले तो आपको इतनी बड़ी आपने जंग जीती है हमारे लिए, ठीक है। और अब ये है कि अब आप हमारे लिए ये बैंकों को भी जो है इंस्ट्रक्शन पास ऑन करें कि वो अपने स्टाफ की भी ट्रेनिंग करवाएं कि एनजीओ से कोई आसानियां पैदा हो सके। थैंक यू मैम। थैंक यू साहिबा, आपकी आवाज भी थोड़ी सी डिस्ट्रैक्ट हो रही है। आपका राशिदा सर, फिर मैं पैनल मैं इनका जवाब दे दूं सनोबर का एक। देखिए जी जी, अगर आपका बैंक इन सब चीज़ों के बावजूद कि आप उनको ये जजमेंट दे दें कि ईएडी पॉलिसी ख़त्म हो गई है, आप रजिस्टर्ड हैं चैरिटीज़ कमीशन के आगे, और इसके बावजूद आप उनको कन्विंस नहीं कर पा रहे कि वो आपको तंग ना करें, तो एक बैंकिंग ओम्बड्समैन है। आप मेरे या साकिब के पास जाएं और हम आपको इस पे कर सकते हैं। एक लेटर लिखा जा सकता है और एक एप्लीकेशन फाइल की जा सकती है उस बैंक के खिलाफ बैंकिंग ओम्बड्समैन के आगे। सो वो भी एक मामला है और वो भी एक फोरम है जिस पे हम इनको, बैंकों को पकड़ सकते हैं। राशिदा का सवाल ले लें फिर, है ना, चूंकि पहले मुबारक सरवर साहब ने भी एक सवाल पूछा था, मैं चाहूंगा कि उसके ऊपर भी बात कर लें। जी राशिदा, आप अपना सवाल करें। राशिदा अनम्यूट कर लें। अच्छा राशिदा को मेरे ख्याल में पहले फिर जी बस आई थिंक हिना ने ऑलरेडी जवाब दे दिया है। बैंक में हम गए थे जजमेंट लेके ना, तो उन्होंने कहा जी हमें तो कोई इंस्ट्रक्शन स्टेट बैंक से नहीं आई है, बट जैसे अभी हिना ने कह दिया है तो हम फिर इनको चैलेंज कर लेंगे बैंकिंग जो ओम्बड्सपर्सन का ऑफिसर। दैट्स फाइन, वही मेरा सवाल था। थैंक यू। थैंक यू, काफी सवाल हो रहे। थैंक यू राशिदा जी। हिना, जो पहले मुबारक साहब के कुछ सवाल थे उस पर अगर क्विकली आप जवाब दे दें तो फिर मैं क्वेश्चन ले मुबारक साहब ने तो कोई ऐसा सवाल किया नहीं, उन्होंने तो सिर्फ इंफॉर्मेशन दी थी। तनवीर, आपका सवाल। जी अस्सलाम वालेकुम हिना एंड साकिब। साकिब नोज आवर केस 2 साल पहले का, कि हमें हमारे बैंक ने ये कहा कि आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है तो आप इनको कंप्लीट करें, वरना हम आपका जो है वो अकाउंट जो खत्म। हमने सारी डॉक्यूमेंटेशन कर ली, जाहिर है ईएडी का अप्रूवल तो नहीं था हमारे पास, लेकिन उन्होंने प्ली क्या ली हमारा बैंक बंद करने के लिए कि जो बैंक ओपनिंग फॉर्म होता है वो आपने हमें प्रोवाइड नहीं किया। हमने बड़ा रौला डाला कि भाई वो तो बैंक के पास होता है, वो तो क्लाइंट के पास होता ही नहीं है बैंक ओपनिंग फॉर्म, और ये 25 साल पुराना केस है तो आपको पता होना चाहिए कि आपने क्यों नहीं रखा और क्यों रखा। उस वक्त चूंकि हमारा अकाउंट अभी बैंक
में था और हबीब बैंक के ऊपर अपनी काफी पेनल्टी पड़ी हुई थी उनके केसेस के हवाले से, सो दे क्लोज्ड आवर अकाउंट और हमें उन्होंने वो दे दिया। उसके बाद 2 साल हमारा कहीं कोई अकाउंट नहीं खुला, EAD का अप्रूवल नहीं है, चैरिटी कमीशन का अप्रूवल नहीं है। हमने हिना वाला जो है वो स्टैंड लिया, हमने काम बंद करके बैठे हुए हैं और जिस दिन ये सारी रिस्ट्रिक्शंस हट जाएंगी तो हम अपना काम दोबारा शुरू कर देंगे। हम DCHD जो है वो अब बैंकों में कहीं एग्जिस्ट नहीं करते। ये एक बहुत बड़ा कंसर्न रहा है 2-3 साल और हमने भी ये सोचा कि 2 दफा हमने उन्हें अप्लाई किया MOU के लिए EAD में, उन्होंने दोनों दफा हमें इनकार कर दिया। तीसरी दफा हमने डिसाइड किया कि अब हम नहीं जाएंगे क्योंकि तकलीफ जो है वो डॉक्यूमेंटेशन से नहीं है, तकलीफ कहीं और है। और हमारा प्रॉब्लम ये है कि इसके जो है वो फाउंडर मेंबर वजात मसूदा, जिनसे इतनी तकलीफ है कि वो जहाँ होता है वो निकलवाने की कोशिश करते, उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन ही बंद करा दी। तो वो एक कंसर्न था। वी विल लुक इनटू इट कि अगर दोबारा इस जजमेंट के बाद हमारे हालात बेहतर होते हैं और हम वापस जाते हैं इन सारी चीज़ों पे और दोबारा से काम शुरू कर सकें तो ये एक बहुत बड़ी जो है वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होगी ये वाली जजमेंट, क्योंकि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन हमारे वाली ही किस्मत में वो फेस करके बैठी हुई है और उन्होंने ये डिसाइड किया हुआ है कि अब एक और NGO आपको पाकिस्तान सेंटर ऑफ फिलंथ्रॉपी बताए कि आप ठीक है, आपके सिस्टम्स ठीक है, फिर EAD अप्रूवल दे, तो ये सारा कुतखाना जो है ना उससे ना ही काम करना बेहतर। अब मैं ज़्यादा स्ट्रांगली बोलती हूँ क्योंकि अब ना कोई फंड लेने होते हैं और ना कोई ऐसा काम करना होता है अब मैं पढ़ के ले जा सकती हूँ। जो ऑर्गेनाइजेशन का तो जो हाल चल रहा था वो पहले कर लिया। आप पहले भी ऐसे ही बोल्ड स्टैंड लेती थी। जी साकिब, इस पर कोई मैं अपना तनवीर से डिस्कस कर लूंगा सेपरेटली इनका जो इशू है और ने बात की है। जी मैं इनसे सेपरेटली भी बात कर लूंगा, बट आई थिंक जो अब जिस तरह मैडम हिना ने कहा है ना कि ये जो बैंकिंग मुतसिब है उसकी ऑप्शन जो है वो ऑर्गेनाइजेशंस यूटिलाइज डायरेक्टली भी कर सकती हैं और वो वहाँ पे वो लॉयर्स इनफैक्ट वो जो मतलब है कि वो जाते ही नहीं है, वो सिंपली उनका एंटिटी का बंदा जो भी है रिप्रेजेंटेटिव वो चला जाए और उन्हें बता दे कि जी इस तरह ये तंग कर रहे हैं तो वो इंस्ट्रक्शंस दे देंगे। आई डोंट थिंक मजीद इशू ये इनको क्रिएट करना चाहिए। मैंने रिप्लाई भी शेयर कर दिया है स्टेट बैंक का जो इन्होंने हमारी पिटिशन के अंदर दिया था, उसमें बड़ा वाजे उन्होंने लिखा हुआ है कि किसी बैंक को हमने इंस्ट्रक्शंस नहीं दी कि NGOs के जो हैं आप बैंक्स बंद करें। तो ये डेफिनेटली अगर ये एंटरटेन कर रहे हैं किसी ये FIA या किसी सिक्योरिटी एजेंसी के इंस्ट्रक्शंस पे कर रहे हैं, विच वी डोंट नो कि क्या एक्चुअल क्या स्टोरी है, बट विच दे जस्ट कांट लिसन टू एनीबडी देन द स्टेट बैंक। मेरा ख्याल है कि अगर DCHD चाहे तो इनकी केस को एज एन एग्जांपल इस्तेमाल करके और ये हम स्टेट बैंक के खिलाफ फाइल भी कर सकते हैं पिटीशन कि ये बैंक्स कर रहे हैं और ये स्टेट बैंक की इंस्ट्रक्शन पर ये कहते हैं करें। और ये हम स्टेट बैंक ने ये बात कही थी एक केस में हमारे और स्टेट बैंक क्लैरिफाई करे इसको। मेरा ख्याल है कि ये हम कर सकते हैं और मैंने ये एक किया भी हुआ है। ये जो मैंने चैरिटी कमीशन के केस का एग्जांपल दिया ना वो मैंने अभी हाल ही में किया क्योंकि वो चैरिटी सोई हुई थी, उन्होंने ना ये चैलेंज किया था जैसे हम सब ने चैलेंज किया हुआ था हाई कोर्ट में, और वो अब आ गए थे जब उनके बैंक ने तंग करना शुरू किया, तो वो मैंने किया भी हुआ है। लेकिन आई थिंक ये जो है DCHD का केस दैट माइट बी अ गुड प्लेस टू स्टार्ट। सो इफ Tanveer and I and Saqib can discuss this and see whether हमें इससे कोई फायदा होगा केस करने में। बिल्कुल ठीक है, कर लेते। रजा आप क्विकली अपना सवाल करें। रजा है जी जी रजा। मेरा से ये था हिना साहिबा से ये क्वेश्चन और दूसरे वकील से कि भाई ये अगर ये जैसे अभी हिना साहिबा ने बताया कि ये स्टे ऑर्डर मिल गया चैरिटी कमीशन के हवाले से, तो क्या ये क्योंकि बहुत सारे बैंक बहुत अब चैरिटी कमीशन मांग रहे हैं, तो क्या जो स्टे ऑर्डर की कॉपी वगैरह बैंक में जमा करवाई जा सकती है? जो ओनली ये स्टे ऑर्डर मिला उनको जो रिट पिटिशनर थे, हर एक के लिए नहीं है ये स्टे ऑर्डर अप्लाई करता। ठीक है ना, उसका पिटिशनर है तो उनके लिए स्टे ऑर्डर वैलिड है। सॉरी हाँ, शिरकत का से पिटिशनर तो अहमद ये शेयर कर भी चुके हैं।
इरफान, मैं बोल सकती हूँ? जी प्लीज प्लीज, आप बात कर लें जी, फिर मैं Just दूसरा। question, and when you're talking, मैं तो पूछ रही थी कि should we approach the ombudsperson individually or collectively, but what you are saying is a petition using the DCHD case as an example कि भाई क्या है उसमें भी should we do it as a collective number of civil society organizations, or this would be a petition from DCHD or whoever? What would be a good strategy? I'm just looking at strategies here. देखिए, मैं DCHD का इसलिए कह रही हूँ क्योंकि दे वर फाइनली कॉस्टों के लिए तो शायद ये फैक्ट अप्लाई नहीं करेगा। So you mean we can't do it, we should all do it individually if we're being harassed rather than try and do something collectively, whether it's with the ombudsperson or the petition. Is that right? अगर आप लोग देखिए, फैक्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है ना, किसके क्या फैक्ट्स हैं और कहाँ हम सोचें कि इसको जाना है। तो आप अगर चाहें तो यू कैन डिस्कस, पहले मुझे तनवीर से और साकिब से ये बात डिस्कस कर लेने दें, देन वी कैन इनवाइट अदर्स। अगर हमें समझ आती है कि ये कॉमन इशू है सबके लिए, तो फिर हम बाकियों को भी इनवाइट कर लेंगे, लेकिन पहले हमें बात समझ लेने दें। Right. जी सॉरी, मैं तो डिस्कनेक्ट हो गया। चंद और साथियों के हाथ हैं, अगर आप कहें। फरहत हैं, खुर्रम हैं, और जहूर और जमशेद। जी फरहत, पहले आप क्विकली सवाल कर लें। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो बहुत शुक्रिया लीगल टीम का और साथियों का जिन्होंने ये एफर्ट की। मैं सिर्फ ये मेंशन करना चाह रही थी कि बिल्कुल इसी तरह की एक कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन जो थी वो रशीद रिजवी साहब ने की थी सिंध हाई कोर्ट के लिए, जिससे हमें कुछ रिलीफ भी मिला था। और वो बिल्कुल इन्हीं सेम ग्राउंड्स पे थी जो आपकी पिटीशन थी। मैंने थोड़ा जजमेंट को देखा है। तो अगर आप मुनासिब समझें तो आप उसको भी अपने, मुझे नहीं मालूम वो आपने ऑलरेडी उसको क्लब किया है अपनी, जाहिर है वो नहीं कर सकते, आपने लाहौर हाई कोर्ट में किया है, लेकिन उसको मेंशन किया जा सकता है। इस तरह की एक पिटीशन जो है वो अभी भी सिंध हाई कोर्ट के पास पेंडिंग है, डिसीजन नहीं हुआ अभी भी। ठीक ठीक है। जमशेद, आपका सवाल है काफी देर से। जी जमशेद, आप बात करें। जी बहुत शुक्रिया इरफान साहब। मैं बस क्विक से 2-3 चीजें अर्ज करूंगा। जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस को इस वक्त चैलेंजेस थे वो मेजर हमारे 4 थे: ईएडी, चैरिटी, बैंक और टैक्स एग्जम्पशन, जिसमें पीसीपी और बाकी चीजें आती हैं। तो सैफ पाकिस्तान, एचआरसीपी और बाकी कुछ इदारे हमारे वो ईएडी, चैरिटी के ऊपर तो बिल्कुल बहुत अच्छे से स्टैंड लिया हुआ है और उनका बड़ा प्रिंसिपली जो है वो स्टैंड है। और बैंक का जो मामला है इसमें मैं एक बात ऐड भी करूंगा और एविडेंस के साथ करूंगा, बीइंग अ लॉयर। तो हिना बीबी, राजनपुर का एक केस था, एक ऑर्गेनाइजेशन को उन्होंने डेबिट कोड किया और फिर बैंक बंद कर दिया, बैंक ने उनका अकाउंट बंद कर दिया। तो मैंने फिर उनको गाइड किया कि आप ओम्बड्समैन के पास जाएं और एप्लीकेशन दें। तो बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब जो है ओम्बड्समैन की जानिब से आया उस ऑर्गेनाइजेशन को, और उन्होंने लिमली डिसमिस की उसकी जो एप्लीकेशन थी। उसने कहा कि ये 2 एंटिटीज के दरमियान एग्रीमेंट है बैंक अकाउंट खोलना और मेंटेन करना। चूंकि हम थर्ड पार्टी हैं और हम इसमें 2 पार्टीज की एग्रीमेंट के दरमियान इंटरवीन नहीं कर सकते, लिहाजा हम आपको नहीं सुनते। ये बड़ी इंटरेस्टिंग जो उन्होंने रिप्लाई दिया ओम्बड्समैन ने, और मैं उसके ऊपर बड़ा सरप्राइज था। तो ये है फॉर इंफॉर्मेशन है। बैंक के जो मामलात हैं और टैक्स एग्जम्पशन और पीसीपी के हैं, इसमें मैं सिर्फ एक गुजारिश करूंगा सारी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन को। और मुझे अच्छा लगा हिना जिलानी की गुफ्तगू सुन के कि हम अपना काम बंद कर देंगे लेकिन इलीगल जो हथकंडे हैं उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हमारी एक बहुत बड़ी वर्थ है सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन की, और हम अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वल्नरेबल लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए। लेकिन अफसोस ये है कि हम जब भी किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोई मसला होता है तो हम समझते हैं ये उसका मसला है, ये मेरा नहीं है। और वो अभी जो बात की साकिब ने कि श्रिंकिंग द स्पेस ऑफ द सिविल सोसाइटी, और वो आहिस्ता आहिस्ता जो है हम श्रिंक होते जा रहे हैं क्योंकि हम इसके ऊपर बात नहीं कर पा रहे। तो मैं ये गुजारिश करूंगा, एनएचएन यहाँ पर मौजूद है, रेडी पाकिस्तान है, और भी बहुत सारे नेटवर्क्स हैं,
कि हम मिल के कम से कम जो हमारे राइट्स की चीजें हैं उनके ऊपर जरूर बात करें। वैसे तो हम पूरे पाकिस्तान में राइट्स की बात कर रहे होते हैं, अवाम के राइट्स की बात कर रहे हैं, उसके राइट्स की बात कर रहे हैं, लेकिन जब हमें हमें हमारे राइट्स सॉल्व हो रहे होते हैं तो हम बात नहीं कर पाते। तो गुजारिश यही होगी कि हमें कम से कम इसके ऊपर, इस एजेंडे के ऊपर हमें स्टैंड लेना चाहिए। और मैं मुबारकबाद दूंगा साकिब को और हिना बीबी को। और ये बैंक वाला मामला जो है ये एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, किसी से 10 लाख दे रहे हैं, ले रहे हैं, किसी से 15 लाख ले रहे हैं। अगर हम इकट्ठे नहीं होंगे तो एक्सप्लॉइट होते रहेंगे। जी बहुत शुक्रिया। थैंक यू जमशेद। मेरा ख्याल है इसका जवाब हिना से हम ले लें कि वो जो आपने कोर्ट की ऑब्जर्वेशन बताई है जो बैंकिंग, जी हिना इस पर कोई पोजीशन बनती है हमारी तरफ से? देखिए एक तो बहुत शुक्रिया जमशेद का कि इन्होंने हमें फोरवार्न कर दिया है कि इस किस्म के जवाबात ओम्बड्समैन दे रहा है, बैंकिंग ओम्बड्समैन। मेरा जो अपना मुशाहिदा है और जो मेरी नॉलेज है एज फार एज इट गोज ऑन द बैंकिंग ओम्बड्समैन, उनका ये जवाब दुरुस्त नहीं है। वो मेल प्रैक्टिसेस जो हैं बैंक की, वो ये उसका मामला है, ये कॉन्ट्रैक्चुअल मामला नहीं है बिटवीन द क्लाइंट एंड द बैंक। सो ये मेरा ख्याल है उन्होंने मिसकंसीव किया है। लेकिन शुक्र है कि आपने हमें बता दिया ताकि अब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं और हम उसके भी खिलाफ जो आर्ग्यूमेंट्स हमारी हैं वो कर सकते हैं। दूसरा ये कि अगर हमें भी ये जवाब देंगे तो फिर हमारे पास भी अदालतें हैं, हम ओम्बड्समैन के खिलाफ भी जा सकते हैं। सो लेट्स सी, हमें अप्रोच तो करने दें इनको। नहीं होगा तो हम, हमारे पास रिट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वी कैन कंसिडर बोथ ऑप्शंस। हम स्टेट बैंक के खिलाफ सीधा जा सकते हैं कोर्ट में। आप अगर आके स्टेट बैंक कहता है कि हमने तो इन बैंक्स को कुछ दिया ही नहीं है, तो फिर हम कोर्ट को भी कह सकते हैं कि बैंकिंग ओम्बड्समैन को पकड़ें या फिर इनके खिलाफ जो कंपनीज, बैंकिंग कंपनीज एक्ट है उसके खिलाफ, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए इन बैंकों। थैंक यू हिना। मेरे ख्याल में अदालतों में कुछ थोड़ी सी तो जान है कि जिसकी वजह से आज अभी तक काम चल रहा है, वरना ये कब के बंद कर चुके होते। जहूर क्विकली आपका सवाल, खुर्रम आपका, और फिर परवेज, फिर मैं दो तीन और सवाल रह गए। जी जहूर क्विकली आप सवाल करें, अनम्यूट कर लें जहूर अपने आप को। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हमारे दोस्तों को, हम सबको। मैं बस एक सजेशन है, यानी एक सवाल भी है। और साकिब साहब और हिना साहब ने बहुत अच्छा यानी एक लीड किया पाकिस्तानी सिविल सोसाइटी को। तो जिस तरह के ये मसाइल आ रहे हैं, दोस्त भी बता रहे हैं, तो मेरी एक गुजारिश होगी HRCP से कि अगर एक HRCP एक लेटर जो है वो स्टेट बैंक को भी और EAD को भी और जो भी मुतलका इदारे हैं, अगर उनको याद दहानी के लिए लिख दिया जाए कि ये यानी जजमेंट है, क्योंकि अक्सर हमारे सरकारी इदारों में पढ़ी नहीं जाती और उनकी शायद अंडरस्टैंडिंग भी नहीं होती, क्योंकि जजमेंट काफ़ी बड़ी है। तो मेरे ख्याल में एक लेटर में मेंशन कर दिया जाए मेन पॉइंट्स को, और इन इदारों को भेज दिया जाए कि यानी ये जो सिविल सोसाइटी पे जो पाबंदियां लगी हुई थी ये अब खत्म हो गई हैं, और खुदारा अब आप इसको लेटर के जरिए समझ जाए, क्योंकि HRCP एक रिप्यूटेबल इदारा है पाकिस्तान में भी और पूरी दुनिया में। एक तो ये मेरी एक राय है। दूसरी राय ये है कि हमें याद है जब हम स्टूडेंट थे, सीख रहे थे, सैप PK का एक बहुत बड़ा नाम है, उस्ताद इधर है हमारा। तो वो PNCC का कन्वेंशन हुआ था आर्ट्स काउंसिल के अंदर अलमरा में। तो उस तरह की हमारी जो स्ट्रेंथ है, यानी अगर मजहबी जमातें इतने बड़े बड़े इज्तिमा कर रही हैं और हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में क्या कुछ हो रहा है, तो यानी ये हमारे लिए एक सेलिब्रेशन का मौका है। अगर सिविल सोसाइटी कोई भी प्लेटफॉर्म हो या कोई भी नेटवर्क हो, और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम पंजाब लेवल पे या पाकिस्तान लेवल पे इन सारी चीज़ों को इकट्ठा करके अगर हम एक सेलिब्रेशन रखें, तो वो थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा हमारी मालकों को भी, हुकूमत को भी और सिविल सोसाइटी को भी पता चल जाएगा कि हम हमारी स्पेस है, हम काम कर रहे हैं और हमें इस पे करने की जरूरत है। तो ये दो एक राय थी कि इस पे हम क्या कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जरूर, दोनों ही तजावीज़ बहुत अच्छी प्रैक्टिकल हैं और मेरे ख्याल में इसकी तरफ हमें जाना चाहिए। हिना अगर कुछ कहना चाहें, खासतौर पर वो जो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि पहली सजेशन जो इनकी है वो एब्सोल्युटली नेसेसरी है करना। तो मैं तो कल मुल्क से बाहर जा रही हूँ फॉर अनदर 15 days।
अगर मैं रिक्वेस्ट कर सकूं माहीन, पराचा और साकिब को कि अगर साकिब माहीन को हेल्प कर दें सेलियंट पॉइंट्स उस जजमेंट के 2-2 लाइनों के, वो अगर माहीन को आप दे दें तो माहीन कैन हैव अ लेटर रिटन एंड साइंड बाय द HRCP काउंसिल और द चेयरपर्सन। बिल्कुल ठीक है जी। मैं ये बैंकों के हवाले से मैं एक छोटा सा नोट बना देता हूँ अगर आप और चाहें। मेरा ख्याल है कि एक हाँ, वो ये 1 पेजर और 2 पेजर नोट हो जाए जिसमें एक्सप्लेन हो जाए कि जी ये ऑल्दो HRCP ने पिटिशन की थी, बट इट इज जो इसका इफेक्ट है वो सारे बाकी NGOs भी इंजॉय कर सकती हैं। इसके ऊपर मैं दे देता हूँ माही। थैंक यू साकिब। महीन हैज ऑलरेडी एग्रीड, नॉडिंग। अच्छा परवेज साहब, आपका खुर्रम, आप दोनों पहले परवेज साहब आप क्विकली अपना सवाल कर लें, फिर खुर्रम से मैं ले जी। कोशिश करें कि जो सवाल पहले हो गए हैं वो अब रिपीट ना हो, कोई नई बात। जी 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 बिल्कुल, जी थैंक यू परवेज। मुफ्ती साहब। एक तो बहुत मुबारकबाद साकिब साहब को, पूरी मैडम हिना को भी, और पूरी सिविल सोसाइटी को। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जस्ट बहुत सारी चीजें तो रिप्लाई होगी, मगर एक चीज मुझे बार बार आ रही थी कि साकिब साहब ने जिक्र किया सोसाइटी एक्ट अपनी बातचीत में ना। तो क्या ये जो जजमेंट है ये सारे, क्योंकि रजिस्ट्रेशन एक्ट में काफी सारे हैं जिससे एनजीओ रजिस्टर है, कुछ FCCP से है, कुछ सोसाइटीज एक्ट से है, कुछ सोशल वेलफेयर एक्ट से है। तो क्या ऐसी कोई इम्प्लीकेशन तो नहीं है इस डिसीजन में? क्योंकि सॉरी फॉर दैट, मैं पढ़ नहीं सका पूरा डिसीजन को। वो सर की बात से मुझे लगा जैसे ना कोई एक एक्ट एड्रेस किया गया है, तो नहीं ऐसा नहीं, मसला तो ऐसा नहीं है कुछ ना? नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ चलो नहीं है। जो भी नॉट फॉर प्रॉफिट एंटिटीज हैं जिनकी जो फॉरेन फंडिंग्स हैं, जो बाहर से पैसे लेते हैं और जो इस पॉलिसी के परव्यू में आते थे, उन वो जो हैं उनको अब एग्जेम्पशन है, बिकॉज द पॉलिसी हैज बीन डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड। ओके गुड, यही मेरी थोड़ी कंफ्यूजन है। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया जी। खुर्रम आपका सवाल। खुर्रम। अच्छा अदनान सुलेमानी साहब, आप प्लीज गो अहेड। जी सर, थैंक यू सो मच। आई विल जस्ट टेक 1 मिनट। सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशन फ्रॉम द रहनुमा FPAP साकिब साहब एंड मैडम हिना कि दिस इज़ अ वेरी बिग अचीवमेंट। अच्छा, मेरी पहला क्वेश्चन जो था कि हम HRCP से या EAD से शेयर करें ये नोटिफिकेशन, वो ऑलरेडी जो ये साहब ने बता दिया, ये जस्ट नोट डाउन दी, मैंने नोट डाउन किया हुआ था। सेकेंडली सर, हमारे पास एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जिसको हम NHN कहते हैं। तो यहाँ पर NHN के अगर कुछ चेयरपर्सन हैं प्रोविंशियल लेवल पे बैठे हुए हैं, दे मस्ट लीड देयर प्रोविंसेस रिगार्डिंग दिस डिसीजन, बिकॉज ऑफ दैट कि हम इंडिविजुअली किसी को बता के नहीं सकते। उनके ग्रुप्स वगैरह बने हुए हैं, और ऐसी छोटी छोटी मैडम ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनको डेली बेसिस पे ये चीज़ें आ रही होती हैं, उनको कोई गाइड करने वाला नहीं होता। तो आई रिक्वेस्ट के NHN के जो भी चेयरपर्सन वगैरह हैं, वो जितने भी नुमाइंदे आपके पास हैं, जितने भी हमारे मेंबर्स हैं, उनके साथ ये अकॉर्डिंगली शेयर करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू अदनान साहब। पीटर आपका सवाल। जी थैंक यू वेरी मच। मेरा सवाल नहीं है, मेरा दरअसल ग्रेटिट्यूड है इन दोनों हस्तियों का, खास तौर पर 2 साल पहले जब हम पे बहुत ज़्यादा शफकत हो गई थी इनकी रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी की और बाकियों की, और जो जो पावर्स हैं, तो इन्हीं दो शख्सियात ने हमें भी हेल्प किया था, तो हमें भी बेल आउट करवाया था वहाँ से। और ये भी है कि जो इंडिविजुअल फोकस्ड ऑर्गेनाइजेशंस उस पे हुआ, तो सेंटर फॉर सोशल जस्टिस को जब ज़रूरत थी तब भी ये हुआ, और हमें अब भी एक एप्लीकेशन स्टैंड करती है जिसमें साकिब जिलानी साहब जो है ना वो हमें करते हैं, हमारे लीगल एडवाइजर भी बल्कि मुश्किल कुशा बन गए। मैं एक बात ऐड करना ये चाहता हूँ कि अभी एक इंटरनेशनल रिव्यू जो है वो चल रहा है, उसकी ड्यू डेट है 16, जिसमें सबमिशंस जानी हैं। और सेंटर फॉर सोशल जस्टिस बावजूद इस बात के कि हमारा थोड़ा सा फोकस नैरो है, कुछ और ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो डिटेल्ड सबमिशंस करती हैं, लेकिन हम एक सबमिशन सोच रहे हैं जिसमें एक पैराग्राफ होगा ऑन श्रिंकिंग स्पेसेस। तो अगर हम में से यहाँ कुछ ऑर्गेनाइजेशंस अगर उसको इंडोर्स करना चाहें तो वो हमें ज़रा तो बता दें कि वो अगर इंडोर्स करना चाहें, तो हम उनको ड्राफ्ट भेज देंगे ताकि वो ये जो ICCPR के अंडर ट्रीटी बॉडीज रिव्यू होता है जिनीवा में, उसमें भी ये आवाज़ पहुंच सके।
बावजूद ये कि ये तो एक कामयाबी है और ये हमारी एक्सपेंडिंग स्पेस है, इसमें तो हम एक्सपेंड करेंगे, लेकिन जो स्पेस श्रिंक हुई है वो क्योंकि कई तरीके से है, तो एक पैराग्राफ हाईलाइट करने के लिए उसके लिए ज़रूरी है। तो ये मैं गुजारिश करना चाहता था। बहुत शुक्रिया। गुड सजेशन। खुर्रम, आप वापस आगे। जी खुर्रम, आपका सवाल। जी, मेरी आवाज आ रही? जी जी। हेलो, एम आई ऑडिबल? जी जी खुर्रम बोलें। थैंक यू। मेरा यही क्वेश्चन था। डेफिनेटली एक साई ऑफ रिलीफ तो है हमारे लिए, बट जो लास्ट वीक में एक डेवलपमेंट हुई है वो उसके बारे में मैं जानना चाहूँगा। जो फेडरल कैबिनेट ने एक कमेटी बनाई है रिव्यू करने के लिए फॉरेन फंडिंग का लोकल और इंटरनेशनल एनजीओज के बारे में, तो उस पे अगर कोई आप बता सकें। हाँ है ना, ये सवाल काफी दोस्तों ने और भी पूछा है कि ये जो कमेटी बनी है आजम नजीर तारड़, उसके मेरे ख्याल में उसको देखेंगे, और सेक्रेटरीज हैं फेडरल उसके मेंबर, तो क्या ये गेन वही एक अटेम्प्ट है कि कानून के बगैर रेगुलेट करने की कोशिश वो करते रहते हैं? और जो उन्होंने केस प्रेजेंट किया डॉन में पूरा वो छपा है, वो तो खासा मैं ये कहूँगा बहुत वो है, तशवीशनाक है। तो उसके हवाले से क्या आपका पोजीशन या लाइन ऑफ खासा इंक्रीमेंटिंग है। जी जी जी। सॉरी, मैंने सुना नहीं, वो क्या कह रहे थे? मैं वो एक 6 मेंबर्स की एक कमेटी बनी है जो INGOs और NGOs की जो फॉरेन फंडिंग वो लेते हैं उसको स्क्रूटनाइज करेगी। वो मैं अगर आप कहेंगे तो मैं आपको व्हाट्सएप कर देता हूँ, वो आप देख लें। हाँ मुझे कर दें, मैंने वो नहीं EAD देखा। के बाद दूसरा बॉम्ब यही है। अगर EAD भी मैं तो फॉरेन फंडिंग को स्क्रूटनाइज कर रही थी। मुझे भेज दे तो मैं आजम नजीर तारड़ से बात करती हूँ। जी ठीक, मेरे ख्याल है कि उसको भी हेड ऑन लेने की जरूरत है। कोशिश। अच्छा, एक सिर्फ मेरा फाइनल क्वेश्चन है, बाकी मेरे क्वेश्चन सारे हो गए। अगर हुकूमत अपील में जाती है और स्टे ले लेती है, तो क्या हमारे लिए जो इस वक्त रिलीफ है ये हमारा रुक जाएगा, या हम भी इस पर कोई प्ली ले सकते हैं? क्या इस तरह की पॉसिबिलिटी, मुझे कानून का वो इतना अंदाजा तो नहीं है, लेकिन अगर आप गाइड कर सकें। मेरा ख्याल है स्टे हमको मिलेगा नहीं, हम कोशिश तो पूरी करेंगे कि ऐसा स्टे ना मिले। अगर मिल गया स्टे तो फिर जाहिर है कि ये जो जजमेंट है वो इन अ वे सस्पेंडेड रहेगी। हिना, इरफान, ये किसी ने यहाँ शेयर किया चैट में, ये जो कमेटी बनी है, तो वो अभी आप हिना के साथ अभी शेयर कर दें। 5 लोगों की जो कमेटी है NGOs के फंड्स को मॉनिटर करने के लिए, चैट में किसी ने शेयर किया, अभी मैं देख रही हूँ। जी जी, वो भी मैं देख लेता हूँ। है ना, आप जरा पढ़ लीजिएगा, मैं आपको ईमेल कर दूँ, क्योंकि हिना ने जाना है अभी। मैं चाह रहा था कि हम इसको वाइंड अप करें। अगर कोई बहुत ही और कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो वो जरूर पूछ लें, नहीं तो फिर हम इस सेशन को खत्म करें। जी थैंक यू। थैंक यू। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया हिना और साकिब, आप दोनों का बहुत तफसील से, और जिस तरह से केस आपने लड़ा, वो पिटीशन बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव पिटीशन थी, और फिर अब जजमेंट में भी काफ़ी उसकी रिफ्लेक्शंस हमें नज़र आती हैं। सो एक तो आप दोनों का बहुत शुक्रिया, HRCP का बहुत शुक्रिया, क्योंकि HRCP हमेशा लीड लेता है ऐसे मामलात में, और आप तो वैसे भी चेयरपर्सन रही हैं और उसकी फाउंडिंग मेंबर हैं। तो मेरा ख्याल है कि इस पर हमें HRCP का भी शुक्रिया अदा करना चाहिए कि HRCP लीड करता है इन मामलात में हम सबको। मैं ख़ास तौर पर आज के हवाले से जो वेबिनार हमने किया उसमें माहीन और उनकी टीम का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने बड़ी मेहनत से ये सारा अरेंजमेंट किया और हमें फैसिलिटेट किया इस वेबिनार के लिए। आपका बहुत शुक्रिया महीन, आपकी टीम का, और जॉइंट एक्शन कमेटी की तरफ से भी मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि जॉइंट एक्शन कमेटी जो है वो हमेशा हम साथ खड़े होते हैं ऐसे इश्यूज़ के ऊपर, और कोशिश करते हैं कि हम असूलों पर अपनी जद्दोजहद जारी रखें। बहुत शुक्रिया आप सबका शिरकत का। जो सवाल अदरवाइज भी होंगे आप भेज सकते हैं हमें, वो हम कोशिश करेंगे कि अपनी इन दोस्तों से उसके जवाब लेकर आप तक पहुंचा दें। बहुत शुक्रिया। आप मुझे सब डायरेक्टली भी भेज सकते हैं। इरफान साहब, मैं एक सवाल करना चाहता हूँ। मुझे तो जाना है। मैं मुख्तसर से, बहुत मुख्तसर से सवाल हिना साहब के हवाले से है। जी आसिम बोल रहे हैं, आरत फाउंडेशन। जी आसिम बोलें,
क्विक। मेरा सवाल ये है कि अक्सर साथियों ने कहा कि हमने 5 लाख रिश्वत दी, 10 लाख रिश्वत दी, हमने पैसे दिए। तो एक तो हम सोसाइटी को सुधारने की बात करते हैं, फिर खुद भी उस अमल का हिस्सा बनते हैं। तो आया वो लोग जिनसे ये पैसे लिए गए हैं, वो इस पिटीशन में ये चीज डाल नहीं सकते कि किन लोगों ने लिए हैं, ताकि इस इदारे को मुकम्मल तौर पे देखिए, एक्सपोज ये कर दिया बातें जाए। छोड़ें, ये इस वक्त अहम मेरे लिए नहीं है। ज़्यादा अहम है कि हमारे आगे ये जो सारा मुश्किलें आई हुई हैं, अगर हमने ये विक्ट्री विन किया, वी हैव टू सस्टेन दिस विक्ट्री, सो दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू इरफान फॉर होल्डिंग दिस, एंड अगेन माय थैंक्स टू साकिब फॉर ऑल हिज कोलैबोरेशन। मुझे अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू लीव, तो सारे साथियों के साथ मैं ये खुशी शेयर कर रही हूँ कि भाई ये सब कुछ हो गया है इस वक्त और एक रिलीफ हमें मिली है। लेट अस ऑल पुट आवर हेड्स टुगेदर टू मेक श्योर कि ये रिलीफ जो है ये सस्टेन रहे। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। थैंक यू साकिब, खुदा हाफिज। एवरीबॉडी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।